जय हिंद। तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, सेल के विभिन्न अंगों के बारे में बताया था। तो थोड़ा सा आज रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास को, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। ये है सेल। आपको पता है कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से ये घिरी हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसके जो अंदर है वो कोशिका द्रव भरा हुआ है, और कोशिका द्रव में कोशिका के बहुत सारे अंग जो है, विभिन्न अंग जो है तैर रहे हैं। एनिमल सेल की बात है, एनिमल सेल, हम लोग एनिमल सेल ही पढ़ रहे थे। तो एनिमल सेल का जो सबसे बड़ा जो कोशिका का अंग होता है वो आपका केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक के अंतर्गत भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे केंद्रिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रिका द्रव में आपको पिछले क्लास में बताया था कि बालनुमा संरचना, जैसे उलझे हुए बालनुमा संरचना, जैसे लड़कियों के बाल जब उलझ जाते हैं ना, वैसे ही उलझी हुई संरचना किस में देखा गया? तो केंद्रिका द्रव में देखा गया। ठीक है, और केंद्रक को जो है ये पूरे कोशिका पे नियंत्रण स्थापित करता है, इसलिए इसे कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था, करने का ट्रिक कब्र था। ठीक है, दूसरा जो आपका कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, वो माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया मूंगफली के आकार का होता है। ये भी दो झिल्ली, इसका जो आवरण है दो झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इसके आंतरिक दीवार जो होता है, आंतरिक झिल्ली जो उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के अंतर्गत जो मैट्रिक्स भरा रहता है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में ऑक्सीश्वसन प्लस क्रैफ्ट चलता है, जिसके फलस्वरूप हमको एटीपी प्लस ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे ऊर्जागृह या पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसका खोज जो अल्बेन साहब ने किया था, तो इसका ट्रिक था आर्म, और से अल्टीमेट, और से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तीसरा जो है आपका क्या था? तो लाइसोसोम था। लाइसोसोम के अंतर्गत भी एक जो है एंजाइम भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं या जल अपघटक एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम का काम क्या है? तो ये मरे हुए कोशिकांग या मरे हुए कोशिका को पाचन करता है। बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी तो चोट लगा होगा। चोट लगने के फलस्वरूप क्या होता है? जहाँ चोट लगती है, मान लीजिए कि हमको यहाँ चोट लगा, यहाँ चोट लगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लैक ब्लैक अभी भी है, यहाँ पे चोट लगा, तो क्या हुआ कि यहाँ का जितना भी कोशिका था वो मर गया। तो मर गया तो मरे हुए कोशिका को क्या करता है? लाइसोसोम, उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? उसको पचाता है। ठीक है, पचाने के बाद वो धीरे धीरे जो है, पचाने की क्रिया एक दिन में तो होती नहीं है, 2 से 3 दिन में, तो आप देखते होंगे कि वो वहाँ पे ब्लैक हो जाता है, जो ब्लैक होता है, और फिर धीरे धीरे जो फिर नया कोशिका वहाँ जन्म होता है, नया कोशिका विभाजन के द्वारा जन्म होता है। फिर जो है वो जो डेड सेल वो निकलता है, जो पाचन के जो लाइसोसोम जो पचा, तो अवशिष्ट तो कुछ बचेगा ना, तो अवशिष्ट जो है हम लोग उसको खैठी बोलते हैं, खैठी के रूप में वो निकल जाता है। आप लोग कितना पता है? तो लाइसोसोम का काम क्या है? तो मरे हुए कोशिका या मरे हुए कोशिकांग को पचाना। ठीक है, इसका खोज जो है डी डुवे साहब ने किया था। इसका था लॉर्ड, इसका ट्रिक क्या था? लॉर्ड, लॉ से लाइसोसोम और डॉ से डी डुवे साहब। ठीक है, नेक्स्ट कोशिकांग जो केंद्रक के पास ही चपटी भी संरचना थी, ऐसी संरचना थी। तो इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोला गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करना, कोशिका को पचकने से बचाना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। रफ मतलब खुरदरा, स्मूथ मतलब पूरा चिकना। ठीक है, खुरदरे भाग पे राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरे भाग पे उपस्थित होता है, इसलिए ये सब खुरदरा होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S, दूसरा होता है 80S। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 80S जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम किसमें पाया जाता है? राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। 70S जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 80S जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है।
ठीक है। तो इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो रफ वाला भाग क्लियर हो गया। अब था स्मूथ वाला भाग। स्मूथ वाले भाग में राइबोसोम जो है नहीं पाया जाता है, इसलिए सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है। यहाँ पे वसा, फैट या लिपिड का निर्माण होता है। क्या होता है? वसा होता है, फैट या लिपिड, ये तीनों एक ही टर्म है, एक ही चीज है, बाकी नाम अलग अलग है। तो क्या होता है? वसा, फैट और लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कुछ इस प्रकार की संरचना थी। सेंट्रोसोम कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है। इसको तारक काय बोलते हैं। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? सेंट्रोसोम का खोज बोवरी साहब ने किया था। ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम जो है, ये कोशिका विभाजन के समय तुर्क धागा का निर्माण करता है। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्या करता है? तुर्क धागा का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब रसधानी। रसधानी जो है, रसधानी में जो उत्सर्जी पदार्थ प्लस जल को यह संचय करने का काम करता है। ठीक है। कोशिका द्रव प्लस केंद्रिका द्रव को जब मिलाते हैं तो उसको जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। इतना तो आप लोग को बता दिया गया था, इतना तो कवर कर लिया गया था। ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं कि जो केंद्रिका केंद्रिका द्रव में जो उलझे हुए बालों जैसी संरचना थी, बाल, हेयर जैसी संरचना थी, उसको आज हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या था। ठीक है। आपको बता दिए थे पिछले क्लास में कि जो हेयर रूपी संरचना, हेयर नुमा संरचना था, इसमें बाल रूपी उलझे हुए बालों जैसी संरचना या धागा जैसी संरचना थी, उसको क्रोमेटिन का जाल बोला गया था। ठीक है। क्रोमेटिन का जाल किसने बोला था? तो फ्लेमिंग साहब ने इसको बोला था। तो अब हम लोग इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। केंद्रक को थोड़ा सा हम जूम करके बड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि आपको समझने में जो है आसानी होगी। ठीक है। इस प्रकार से हम केंद्रक को बना लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक, इसके अंदर क्या है? तो केंद्रिका द्रव भरा हुआ है। केंद्रिका क्या है? तो केंद्रिका द्रव भरा हुआ है। ये भी अर्धपारगम झिल्ली से घिरी हुई होती है केंद्रिका। ठीक है। तो इसके अंदर का देखा गया क्रोमेटिन का जाल, ऐसे 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 बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े उलझे हुए बालों जैसे लड़की का बाल जब सुबह उठती है तो उसका कैसे मतलब हो जाता है बाल, तो उससे वैसे ही संरचना ठीक केंद्रिका द्रव में पाया गया। ठीक है। केंद्रिका द्रव में उलझी हुई बालों जैसी संरचना पाई गई, जिसे क्या कहा गया? तो उसको क्रोमेटिन कहा गया। क्रोमेटिन का जाल कहा गया। किसने कहा? ये फ्लेमिंग साहब ने कहा। फ्लेमिंग साहब ने कहा। फ्लेमिंग साहब ने क्या कहा कि केंद्रिका द्रव के अंदर जो उलझे हुए बालों जैसी संरचना पाई गई, उसको हम क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है। उसका नाम फ्लेमिंग साहब ने क्रोमेटिन दिया। कोशिका के विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जो है केले जैसी कुछ इस प्रकार की संरचना जो है केंद्रिका द्रव में बना लेती है। इस प्रकार की संरचना, केले जैसी संरचना, बनाना जैसी संरचना जो है ये मिलके बना लेती है, सिकुड़ जाती है। ये विभाजन के समय केंद्रिका द्रव में ये सिकुड़ कर कुछ इस प्रकार से हो जाती है, केले जैसी संरचना ये बना लेती है, बनाना टाइप। ठीक है। ये जैसे कि सेम टू सेम बनाना जैसे जो है दिखने में लगता है। ठीक है। जब ये अपना संरचना, अपना रूप बदला तो उसका नाम भी बदल जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है क्रोमोटिड। क्रोमोटिड क्या होता है? इसका नाम होता है क्रोमोटिड। ये केंद्रिका द्रव के अंदर बहुत सारे क्रोमोटिड का निर्माण हो जाता है विभाजन के समय। कोशिका विभाजन जब बताएंगे तो फिर इस विभाजन को अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए कि क्रोमेटिन कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है। तो क्रोमेटिन किस में परिवर्तित हो गया? तो क्रोमोटिड में परिवर्तित हो गया। ये क्रोमेटिड आपस में जोड़ा बनाता है। जोड़ा कुछ इस प्रकार से जोड़ा बना लेता है। जोड़ा मतलब दो क्रोमेटिड मिलके जोड़ा का निर्माण करता है। जैसे कपल होता है ना, लड़का और लड़की मिलकर क्या बनाता है? जोड़ा बनाता है। वैसे ही ठीक दो क्रोमेटिड मिलके जोड़ा का निर्माण करता है। और जो नया संरचना मिल गया तो इस नए संरचना को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोलते हैं। कार्ल विल्हन वान नेगली साहब ने क्रोमोसोम का खोज किया। समझ गए इतना? जब दो क्रोमेटिड मिलके क्रोमोसोम का निर्माण किया तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये आपस में मिला होगा। तो जिस पॉइंट पे ये आपस में मिलता है
उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमर। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को सेंट्रोमर बोलते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम का जो ऊपरी हिस्सा होता है, क्रोमोसोम का ऊपरी भाग सैटेलाइट कहलाता है। सैटेलाइट। आप लोगों में से सभी को पता होगा कि सैटेलाइट कहाँ होता है, उपग्रह कहाँ होता है, आकाश में, अंतरिक्ष में होता है। तो इसी ट्रिक से आप याद रखिए कि क्रोमोसोम का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है। और इसका जो नीचे वाला भाग है उसको टेलोमर बोलते हैं। टेलोमर। टेलोमर, टेल मतलब क्या होता है, पूछ कहाँ रहता है, हमेशा बैक साइड नीचे रहता है, उसको बोलते हैं टेलोमर। तो ये तो आप समझ गए कि क्रोमोसोम कैसे बना। ये जो धागे नुमा संरचना, बाला जैसी संरचना थी, यही तो सिकुड़ के क्रोमेटिड का निर्माण किया। तो क्रोमेटिड में भी तो वो बाल जैसी संरचना होगी। ठीक है। वो तो उलझा हुआ था। जब उसको अच्छे से फ्रेश करने का कोशिश किया गया तो उसको देखा गया खींच के, क्रोमोसोम से उसको खींचा गया तो कुछ स्प्रिंग टाइप से निकला, और जो उसको खींचा गया तो कुछ इस प्रकार से हो गया। कुछ क्या हो गया, इस प्रकार की संरचना सामने आ गई। इसमें बीच में ऐसे ऐसे डैश देखा गया। इस संरचना को, ये पूरी संरचना को बोला गया डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आप लोग याद रखिए। ठीक है। जो डीएनए के अंतर्गत जो आप ये डैश रूपी संरचना आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का जब अच्छे से अध्ययन किया गया तो ये भी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एक डैश को न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तो इसमें इस एक फेरा में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो इसीलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या, एक तो न्यूक्लियोटाइड, जब एक से अधिक है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का जब अध्ययन किया गया इसमें दो पदार्थ देखा गया। एक को कहा गया न्यूक्लियोसाइड, दूसरा को कहा गया फॉस्फेट। एक को कहा गया न्यूक्लियोसाइड, दूसरा को क्या कहा गया, तो फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को भी और जब तोड़ा गया तो उसमें दो पदार्थ मिला। एक को बोला गया शुगर, एक मिला शुगर, और दूसरा मिला नाइट्रोजन बेस, यानी एन बेस। ठीक है। शुगर में भी देखा गया तो डीएनए के लिए अलग शुगर और आरएनए के लिए अलग शुगर। डीएनए के लिए डाईऑक्सी राइबो शुगर और आरएनए के लिए सिर्फ राइबो शुगर। ठीक है। अगर डीएनए हुआ तो डाईऑक्सी राइबो शुगर, डाईऑक्सी राइबो शुगर, और ये आरएनए में जो है सिर्फ राइबो शुगर पाया जाता है। ठीक है। तो आप लोग अगर अभी डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे शुगर जब पूछेगा कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो डीएनए में डाईऑक्सी राइबो शुगर पाया जाता है। ठीक है। इतना डिफरेंस याद रखिए, नहीं तो ये कभी कभी ओवरलैप कर जाता है जो आपके कंफ्यूजन को जन्म देता है। ठीक है। तो डाईऑक्सी राइबो शुगर डीएनए में मिलेगा। ठीक है। और राइबो शुगर आरएनए में मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरा, तो क्या है, नाइट्रोजन बेस। जब नाइट्रोजन बेस को भी देखा गया तो ये भी दो ग्रुप में था। नाइट्रोजन बेस कितने ग्रुप में था, तो दो ग्रुप में पाया गया। ठीक है। एक को कहा गया प्यूरिन,
एक को क्या कहा गया, प्यूरिन, दूसरा को कहा गया पायरेडमिन। पायरेडमिन, एक को क्या कहा गया, प्यूरिन, दूसरा को क्या कहा गया, पायरेडमिन। प्यूरिन एंड पायरेडमिन। प्यूरिन ग्रुप में जो है, प्यूरिन ग्रुप में एडेनिन प्लस थाइमिन। प्यूरिन ग्रुप में कौन सा था, एडेनिन प्लस थाइमिन, ठीक है। और पायरेडमिन ग्रुप में जो है नाइट्रोजन बेस गुआनिन और साइटोसिन को देखा गया। गुआनिन और साइटोसिन, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए। थाइमिन को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं टी, और गुआनिन को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, जी, और साइटोसिन को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, सी। तो ATGC ये सब क्या है, ATGC नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। ATGC 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 बोलते रहिए, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। ए का फुल फॉर्म होता है एडेनिन, टी का फुल फॉर्म होता है थाइमिन, जी का फुल फॉर्म होता है ग्वानिन, और सी का फुल फॉर्म होता है साइटोसिन। तो ATGC, AT के बीच में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया, ठीक है। AT के बीच में कैसे जुड़ा हुआ था ये आपस में, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में जुड़ा हुआ था, ठीक है। और GC के बीच में जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। एक बार देख लेते बरवाली। न्यूक्लियोटाइड दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना हुआ है। शुगर में देखते हैं, अगर DNA के लिए शुगर देखेंगे तो डाइऑक्सीराइबो शुगर होगा, अगर RNA के लिए देखेंगे शुगर तो राइबो शुगर होगा। नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेस के दो ग्रुप, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरेडमिन। प्यूरिन ग्रुप में एडेनिन, दूसरा थाइमिन, और पायरेडमिन ग्रुप में गुआनिन प्लस साइटोसिन पाया जाता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये सेम स्ट्रक्चर आपको RNA में देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ वहां पे बदलेगा, तो ये शुगर जो है राइबो शुगर हो जाएगा, और थाइमिन के जगह पे, यहाँ पे थाइमिन की जगह पर क्या हो जाएगा, थाइमिन की जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेसिल, इसको यू बोलते हैं, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं। थाइमिन की जगह पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल। तो आपका RNA का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से DNA का संरचना था। DNA का संरचना संरचना का जो सिद्धांत है डबल हेलिक्स मॉडल, ये कैसा है, डबल है। एक ये देख रहे हैं, दूसरा ये देख रहे हैं। बीच के संरचना को, बीच जो डैश रूपी संरचना, उसको तो न्यूक्लियोटाइड बोला गया, ठीक है। द्विकुंडलित सिद्धांत, द्विकुंडलित सिद्धांत जो है किसने दिया, तो द्विकुंडलित सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक ने दिया। कौन दिया, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक दो वैज्ञानिक का नाम है, एक का नाम है वाटसन, दूसरा का नाम है क्रिक। इन्होंने द्विकुंडलित सिद्धांत यानी डबल हेलिक्स मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए एक क्वेश्चन और पूछ देगा, ये तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, कौन, तो DNA, वाटसन एवं क्रिक। लेकिन DNA का खोज किसने किया था, DNA का खोज किया था मिल्किंसन एवं फ्रैंकलिन ने DNA का खोज किया था। खोज जब पूछेगा तो खोज में क्या हो जाएगा, मिल्किंसन एंड फ्रैंकलिन, ठीक है, मिल्किंसन एंड फ्रैंकलिन। और DNA का द्विकुंडलित सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा आपका वाटसन एवं क्रिक। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि DNA का खोज किसने किया, तो आपका आंसर होगा मिल्किंसन एंड फ्रैंकलिन। ये आप लोग अंतर अच्छे से जान लीजिए, ये एग्जाम में आपको कंफ्यूजन में डाल देगा अगर क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है। DNA को एक फेरे को बीच से हम काट देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ, ये हुआ एक फेरा, ये देखिए ये एक फेरा क्या है, एक फेरा है,
एक फेरा हुआ ये, इस संरचना को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन का खोज जो है जोहानसन साहब ने किया था। किसने किया था? जीन का खोज जोहानसन। तो जीन को जो है आनुवंशिकता का आधार बोलते हैं, यानी आनुवंशिकता, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन, सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन के अंतर्गत रहती है। ये आपको समझ में आ गया? सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है आपका जीन के अंतर्गत रहता है। ठीक है, एक फेरा को जीन काट लेंगे ना, अगर इसको काट लेंगे इस प्रकार से, तो आपका जो है जीन, ये देखिए आपका जो है इस प्रकार की संरचना जो है जीन की हो जाएगी। डीएनए का एक फेरा अगर काट लेंगे, काट के अलग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जीन कहलाएगा। ठीक है, तो डीएनए के एक फेरे की जो लंबाई होती है, यानी यहां से यहां, इसके बीच की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है। ठीक है, और 34 एंगस्ट्रॉम की डीएनए के एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो डीएनए के एक फेरा में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 34/10, यानी काट के देखेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो कहेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, यानी आपस में एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है और एक, मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर ये है, इनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इनकी बीच की दूरी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखिए। ठीक है, डीएनए तो हम लोग समझ गए। अब चलते हैं आरएनए। आरएनए उतना जटिल नहीं है। आरएनए का संरचना जो है एक कुंडली से होता है, ऐसे होता है, ऐसे। इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो है ऐसे फ्री झूल रहा होता है, जैसे आपका कंघी होता है ना, कंघा एक टाइप से ओपन रहता है, वैसे ठीक वैसे ही आपकी जो संरचनाएं होती है। ठीक है, इसको अगर कर्व आप कर देंगे कंघी को, तो आपकी संरचना हो जाएगी आरएनए की। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे झूल रही होती है, ये झूल रही होती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे होती है? तो एक कुंडलित होती है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है इसका। इनके बीच भी जो ये डैश है, इसको क्या बोला गया था डीएनए में? कि ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या देखा गया था, संरचना सेम है, उसका ग्राफ संरचना सेम होगा। सिर्फ जो है जहाँ पे आप थायमिन देखे थे, थायमिन को हटा के वहां पर आप यूरेसिल नाइट्रोजन बेस में डाल दीजिए। इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? एक तरफ क्या था? न्यूक्लियोसाइड था, दूसरा तरफ क्या था? फॉस्फेट था। क्या था? फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में दो प्रकार का पदार्थ पाया गया। एक था शुगर, दूसरा था नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस का भी दो ग्रुप था, एक था प्यूरिन, दूसरा था पाइरिडमीन। प्यूरिन एंड पाइरिडमीन। प्यूरिन में क्या था? प्यूरिन के अंतर्गत था एडेनोसिन यानी ए, लेकिन यहाँ पे थायमिन नहीं होगा क्योंकि ये आरएनए का संरचना देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरेसिल यू। यहाँ पे क्या था? गुआनिन और साइटोसिन, जी और सी। समझ गए? शुगर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा राइबो शुगर। ठीक है, तो इतना ही कंपाउंड, इतना ही पदार्थ जो है आपको आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलेगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए लैब में हम लोग डीएनए से आरएनए कैसे बनाएंगे ये थोड़ा देखते हैं हम लोग। डीएनए से आरएनए बनाना तो सिंपल है। एक तरफ के फेरा को जैसे मान लीजिए इधर है, एक तरफ को मिटा दीजिए ऐसे करके, तो क्या बन गया? ये आरएनए बन गया।
एक तरफ का दूसरा फेरा डाल दीजिए तो डीएनए बन गया। बहुत ईजी है, ठीक है। इसको देखते हैं लैब में कैसे तैयार किया जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है। डीएनए से अगर आरएनए बनाना हो तो इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए की तरफ जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए की तरफ जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर अगर डीएनए बनाएंगे, आरएनए से क्या बनाएंगे हम भैया? डीएनए बनाएंगे। तो आगे गए तो ट्रांसक्रिप्शन, पीछे आएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल, रिवर्स। पीछे आते तो क्या कहता है? रिवर्स लो। कोई भी गाड़ी को अगर आप पीछे लेते तो क्या कहलाते हैं? रिवर्स गियर डालते हैं। तो रिवर्स जाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगर डीएनए से डीएनए तैयार करना हो, क्या करना हो? डीएनए से ही डीएनए तैयार करना हो, क्या कहेंगे? मतलब डीएनए का ही फोटोकॉपी करना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अपने जैसे स्वयं का निर्माण करना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। आप लोग कोरोना के टाइम में देखे, न्यूज में देखे होंगे कि कोरोना बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रेप्लिकेशन कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। क्या था? कोरोना क्या कर रहा था? बहुत फास्ट रेप्लिकेट कर रहा था, ठीक है। जब आरएनए से जब प्रोटीन बनाएंगे तो इस क्रिया को ट्रांसलेशन बोलेंगे। ट्रांसलेशन। आप लोग बहुत सारे, ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? अनुवाद करना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। ये समझ गए? आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण किया गया, तो इस क्रिया को क्या बोलता है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो एमिनो एसिड मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। जो एमिनो एसिड, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिर्फ एक एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसका आंसर हुआ नहीं। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो लिख सकते हैं 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। तो अब ये क्वेश्चन था कि 20 प्रोटीन क्या हमारे 20 एमिनो एसिड क्या हमारे शरीर में पाया जाता है या भोजन से ग्रहण करना पड़ता है? तो एमिनो एसिड भी दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है एमिनो एसिड? तो एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड कितने प्रकार के, कितने टाइप्स का होता है? तो एमिनो एसिड दो टाइप्स का होता है। एक होता है आवश्यक एमिनो एसिड, एक होता है अनावश्यक। एक होता है आवश्यक एमिनो एसिड, दूसरा क्या होता है? अनावश्यक। आवश्यक एमिनो एसिड की प्राप्ति हम लोग को भोजन से होती है। किससे होती है? भोजन से आवश्यक एमिनो एसिड की प्राप्ति होती है। और ये अनावश्यक एमिनो एसिड की जो प्राप्ति हमारे शरीर इसका खुद निर्माण करता है, स्वयं निर्माण करता है। इसका कौन करता है भैया? स्वयं निर्माण कौन करता है? तो शरीर 10 प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण स्वयं करती है। जरूरत कितना पड़ता है हमको? सिर्फ ये 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 20। अब जो है 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं आरएनए के टाइप्स पे। आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का। एक होता है एमआरएनए। एम का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर, मैसेज पहुंचाना, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए, इसका क्या फुल फॉर्म होगा? मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या होगा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए।
और इसका क्या होगा RNA, राइबोसोमल RNA। एक को बोलेंगे मैसेंजर RNA, दूसरा को बोलेंगे ट्रांसफर RNA, तीसरा को बोलेंगे राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो मैसेंजर RNA का जो काम है, उसका काम है आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना, आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना और अपने पास उसको रोकना। mRNA क्या करता है, आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करता है और उसको अपने पास रखता है। ठीक है, फिर tRNA, इसका काम है ट्रांसफर RNA, इसका फुल फॉर्म होगा ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA का जो काम क्या है कि मैसेंजर RNA ने जो आवश्यक एमिनो एसिड की का पहचान किया, अपने पास उसको रखा, तो ये वहाँ से उठा के ये क्या करेगा, राइबोसोमल RNA के पास पहुँचा देगा। ठीक है, क्या करेगा, तो राइबोसोमल RNA के पास पहुँचा देगा। तो राइबोसोमल RNA क्या करेगा, उसको प्रोटीन में बदल देगा। प्रोटीन में क्या करेगा, इसको बदल देगा। अगर मान लीजिए mRNA आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान किया और अगर यही mRNA जब राइबोसोमल RNA के पास अगर पहुंचाने लगे या mRNA ट्रांसफर RNA के पास आवश्यक एमिनो एसिड को पहचानने लगे, तब तक में क्या होगा, बहुत सारे आवश्यक एमिनो एसिड तो ऐसे निकल जाएगा। ये हम लोग प्राप्त कहाँ से करते, भोजन से। अब भोजन जो ऑब्जर्व होकर हमारे नस में जो है वो ऊर्जा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बहुत सारे पदार्थ के रूप में वो क्या करता है, फ्लो करते रहता है। तो ये mRNA जो है हमेशा खड़ा रहता है, टुकुर टुकुर देखते रहता है। जैसे ही कोई आवश्यक एमिनो एसिड मिला उसको फट से रोक लेता है, उसको बोलता है रुक यहाँ पर रुको। ठीक है, रोक के रखता है। ये उधर से आता है ट्रांसफर RNA क्या करता है, तो आवश्यक एमिनो एसिड को अपने पे लोड करता है, ले जाता है कहाँ पे, फैक्ट्री में। कहाँ पे, मतलब राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करता है, उसको प्रोटीन को निर्माण कर देता है। सिंपल, बात खत्म। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को फिर भी कोई इस क्लास रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो आप उनको कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।